नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बाल विकास सीडीपी की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। ये पार्ट नंबर आपका 4th है। यह आपका एमसीक्यूज नंबर 4th है बाई जायसवाल सर। इस एमसीक्यूज में भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सीडीपी में 30 में से अगर 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है तो ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन, सभी पार्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी लोगों ने सभी पार्ट एमसीक्यूज देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सभी क्लासेज, सभी पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे आने वाली क्लासेज है, कैसे तैयारी करना है, सारा कुछ कंक्लूजन है। न्यू सिलेबस का वीडियो भी आ चुका है, तो न्यू सिलेबस जरूर चेक कीजिएगा। तो देर न करते हुए इस एमसीक्यूज पार्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता की बात करेंगे, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती की बात करेंगे, निरंतरता की बात करते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं? हम ही सभी जानते हैं कि मानव विकास जो है विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, लेकिन अनुक्रमिकता का सिद्धांत ये मानव विकास का सिद्धांत है, समान से विशिष्ट का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। प्रतिवर्ती का जो है स्थान कोई भी नहीं। मानव विकास के सिद्धांत में प्रतिवर्ती का स्थान एक भी नहीं है, इसलिए यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है? किसी भी चीज को सीखने के लिए अधिगम रूप में जो अभिप्रेरित करे, आपको मोटिवेट करता है, वह क्या है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति होती है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, बाह्य कारक होता है, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा होती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अभिप्रेरित और अभिप्रेरणा का जो संबंध होता है वो बहुत ही व्यक्तिगत और संतुष्टिपूर्ण होता है। तो सीखने में जो अधिगम के रूप में अभिप्रेरणा होता, मोटिवेशन होता है, वह होता लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्ट, हमारी स्वयं की संतुष्ट होती है। हमारा जो लक्ष्य है वह सीटेट एग्जाम को क्रैक करना है, और एग्जाम को क्रैक करने में जब आप प्राप्त कर लेते हैं, वह सफलता प्राप्त कर लेते हैं, व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है, और यह अधिगम के रूप में अभिप्रेरित कहला जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्नोत्तर को उसको प्रश्नोत्तर पे नहीं लेना है, एक कहानी कविता के माध्यम से, एक अच्छे कंक्लूजन के माध्यम से पढ़ना है कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आसान होगा उत्तर को सटीक करने में, उत्तर को सही करने में, उत्तर को A to Z सही करने में, 100% सिलेक्शन पाने में। क्योंकि उत्तर जब सही होंगे, नंबर में वृद्धि होगी, स्कोर में वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तभी सिलेक्शन सरोपर ही होता है, आप उच्च स्कोर पर प्राप्त करते हैं और अपने सपने को, अपने माता पिता के सपने को साकार करते हैं। मेरे प्रत्येक भाई बहन, गृहिणी, शेर शेरनी सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर आप सभी को अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। साथियों, तीसरा प्रश्न बेमिसाल प्रश्न आ चुका है कि रचनात्मक लेख जो होता है, कंस्ट्रक्टिव ऐसे जो होता है, इसका नियोजन अर्थात प्लानिंग होनी चाहिए। किस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए? तो रचनात्मक ऐसे की बात कर रहे हैं। रचनात्मक लेख का नियोजन जो है किस प्रकार होना चाहिए? केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हों, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, या केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए क्या है लिखना चाहते हैं, या सभी के लिए कर सकते हैं? देखिए, रचनात्मक जो लेख होता है वह कक्षा स्तर पर भी हो सकता है, लंबे वाक्य भी लिख सकते हैं, और समाचार पत्र भी के लिए होता है। तो तीनों के लिए होता है, मतलब सभी छात्रों के लिए होगा। जो रचनात्मक लेख होता है कंस्ट्रक्टिव ऐसे होता है, इसकी जो प्लानिंग है सभी छात्रों के लिए करनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारा 4th ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं 4th प्रश्न के, जो स्क्रीन पर आ चुका है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में या कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए, देखिए आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप ये समझिए कि आप एक मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, और उससे व्यवहार वाले जो शिक्षक है, यानी आपका जो व्यवहार है वह किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो सभी लोग जानते हैं, जब मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए जिसका ज्ञान महत्वपूर्ण होता है वह होता है विकासात्मक अवस्थाएं, डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंटल की बात करते हैं।
चाइल्ड डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, वही डेवलपमेंटल विकासात्मक अवस्थाओं की बात करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी सही हो चुका है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। देखिए कक्षा में जो है ऐसा तत्व बताइए जो अधिगम हेतु सहायक हो। कौन सा तत्व हो सकता है? क्या वह क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना है? क्या वह बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना है? क्या अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना है? या कह सकते हैं कि समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेश पद्धति पर टिके रहना? आप सभी बताइए। प्रश्न पूछा गया है सहायक हो सकता है अधिगम में, तो ये बताइए ऐसा तत्व जो कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो। तो सबसे पहले अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक होता है, अर्थात अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना यह अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। इसी के साथ ही हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना या 3 पहिए की साइकिल चलाना यह कार किस अवस्था का है। यह सी टेट में आया हुआ प्रश्न, साथ ही साथ अदर स्टेट लेवल में चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एमपी टेट हो, इसमें भी आया हुआ प्रश्न है। केवीएस में आया हुआ प्रश्न है, सुपर टेट में भी यह प्रश्न वीज हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार किस अवस्था में होता है। तो सभी लोग जानते हैं जब भी 3 पहिया का जिक्र होता है, 3 पहिया मतलब बच्चा संभल नहीं पा रहा, अभी 3 पहिए को हो गया, लकड़ी का ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है, बच्चे इसको चलाते रहते हैं। तो ये हमें समझ आता है कि बच्चा जो है एक उसकी जो अवस्था होती है ना किशोरावस्था होगा, ना प्रौढ़ा होगा, ना बाल्यावस्था होगा, वह सहसा अवस्था में बच्चा होगा। मतलब बच्चा जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था पे बालक होगा, 6 वर्ष तक की अवस्था का बालक होगा, क्योंकि सहसावस्था की अवधि सभी लोग जानते हैं 0 से लेके 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्ध कितनी होनी चाहिए। और बुद्धि लब्ध ऐसा चैप्टर है दोस्तों, बुद्धि का एक हम चैप्टर करेंगे। ऑलरेडी बुद्धि लब्ध से संबंधित हम टॉप 30 प्रश्न का वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इंड स्क्रीन पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्ध होती है कितनी होती, सभी लोग जानते हैं 70 बिलो 71, मतलब 71 से कम होती है, ठीक है। तो जड़ बुद्धि वाले की जो बुद्धि लब्ध होती बालक बालिका विद्यार्थी शिक्षार्थी की वह 71 से कम होती है। और जब भी 81 110 दिया रहे या 91 110 दिया रहे, इनके बीच की बुद्धि लब्ध सामान्य मानी जाती है। तो आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, ग्रुप प्रोजेक्ट, भूमिका निर्वाह, प्ले आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? आयाम पूछा जा रहा है, सभी लोग समझ लीजिएगा, आयाम की बात किया जा रहा है। तो कोई भी अध्यापिका है, शिक्षिका है, जो अपने शिक्षार्थी बालक बालिका को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, ग्रुप प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, भूमिका निर्वाह जो प्ले होता है, ये सीखने के जिस आयाम को उजागर करते हैं वह आयाम है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्योंकि समूह चर्चा हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज की जो समूह परियोजनाएं हो रही हैं, भूमिका निर्वाह हो रहा है, तो सीखने के आपके सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम आयाम को उजागर करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था कहलाती है वह अधिगम एवं वृद्धि हो गया, व्यक्तिवृत्त अध्ययन हो गया, व्यक्तिगत जो अध्ययन होता है, उपचारात्मक अध्ययन हो गया, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है कि व्यक्तित्व की विकास की जो अवस्था होती है वह अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न आ चुका है, जीन पियाजे जी की बात करते हैं, और शिक्षक भर्ती में जीन पियाजे जी का प्रश्न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1 आउट ऑफ 150 क्वेश्चनों में से 1 या 2 नंबर का अवश्य जीन पियाजे जी से पूछा जाता है, थांडाइक से पूछा जाता है। पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान भिन्न होता है, बजाय किसके भिन्न होता है? तो पियाजे जी के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है, बच्चों को जो सोच होता है, वह वयस्कों के प्रकार भिन्न होता है। वयस्कों के प्रकार मतलब अलग होता है, एक प्रकार में बांटा जाए तो वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है,
बजाय किसके? बजाय मात्रा के। मात्रा के बजाय सभी प्रकार में भिन्न होगा, मात्रा में भिन्न नहीं होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है, जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये अंतर्निहित होते हैं। किसमें अंतर्निहित होते हैं? ये होते हैं विचारात्मक प्रक्रिया में। जी हाँ, प्रतिबिंब की बात करें, अवधारणा की बात करें, प्रतीक संकेत की बात करें, भाषा की बात करें, शारीरिक क्रिया की बात करें, मानसिक क्रिया, जो ये अंतर्निहित होते हैं, ये किसमें होते हैं? ये विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जो जी होता है, जी फैक्टर आपने पढ़ा होगा, एक एस फैक्टर पढ़ा होगा। जी फैक्टर एक होता है, एक होता है आपका एस फैक्टर। जी मतलब समान या जनरल, एस मतलब स्पेशल फैक्टर होता है। तो बुद्धि की जो स्पीयरमैन की जो परिभाषा, उसमें जो जी फैक्टर होता है, जो कारक जी होता है, वह समान बुद्धि का होता है, जनरल यानी समान बुद्धि। और जो एस फैक्टर होता है वह किसका होता है? स्पेशल या उच्च की बात करते हैं, स्पेशल होता है। नाम से जी मतलब जनरल शॉर्ट रूप में, और एस मतलब स्पेशल। देखिए, बुद्धि के स्पेयरमैन की परिभाषा में जी कारक जो सोल्यूशन होता है, बुद्धि की संरचना में एक कारक समान तत्व होता है, जिसे हम जी फैक्टर कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया। दूसरा होता है एस फैक्टर, जिसे समान तत्व ये सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं के मूल होते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर होता है वह अपनी मानसिक क्रियाओं को कर लेता है। जी फैक्टर जिस पर होता है वह अपनी सारे मानसिक क्रियाओं को स्वयं कर लेता है। संवेगात्मक स्थिरता का जो लक्षण कहलाता है वह क्या होता है? झगड़ालू होता है, विनोदी होता है, समायोजित होता है या भीरू होता है। देखिए, संवेगात्मक स्थिरता या संवेगात्मक स्थिरता होनी चाहिए। अपने संवेग, अपने जो विवेक होता है, ठीक है, अपने अंतरात्मक जो सोच होती है, क्रियात्मक होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसमें स्थिरता का लक्षण मतलब कहीं ना कहीं हम समायोजित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्थिरता पा रहे हैं। अपने संवेग में स्थिरता पाएंगे तभी जब हम किसी न किसी से समायोजित करेंगे, किसी न किसी से समझौता करना पड़ता है अपने जीवन, लाइफ, हर एक चीज से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? जो आपके मानसिक विकास को प्रभावित करे, बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने, वे कारक आपको बताना है। तो वे कारक, वंशानुक्रम भी होता है, वंशानुक्रम से भी मानसिक विकास प्रभावित करता है। परिवार और उसका वातावरण, इन्वायरमेंट जो होता है जहाँ बच्चा रह रहा है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी हो सकती है। तो ये सारे कारण, ये सारे कारक जो है मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी कारकों का संबंध या तो वंशानुक्रम से होता है या वातावरण से होता है। दोनों ही मानसिक विकास से अपना अपना योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल, पौष्टिक भोजन, पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार, ये भी प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों में नकारात्मक प्रभाव के फलस्वरूप बालक की समस्त मानसिक शक्तियां जो है प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्वों या सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित करता है। जी हाँ, प्रश्न को एक बार और रिपीट करते हैं। किसके अतिरिक्त मतलब एक जो नहीं होगा, बाकी होंगे। तो किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व जो है संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होता है। कई बार ऐसा होता है हम प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं, उत्तर दे देते हैं और वह उत्तर गलत हो जाता है। तो प्रश्न को समझ लेना, अतिरिक्त मतलब जो तीन ऑप्शन होंगे वे सभी तत्व संकेत करेंगे कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है या समायोजित है। लेकिन एक आपका बताना है जो समायोजित नहीं हो वही आएगा। अतिरिक्त मतलब यही पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त तीनों हैं तो निगेटिव वाला हमें चूज करना है। ठीक है, तो निगेटिव वाला वही होगा कि हम उम्र के जो साथी होते हैं उनके साथ जो है प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इसके अतिरिक्त हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ये तीनों होंगे। किसके अतिरिक्त? डी ऑप्शन के अतिरिक्त ये तीनों हो गए। तो ये पूछा था किसके अतिरिक्त, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि निगेटिव की ओर ले जा रहा है, नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। लगभग 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल 20 प्रश्नों की आपकी क्लास है।
अगला जो प्रश्न है कि भाषा विकास के एक क्रम में अंतिम क्रम क्या होता है? ध्वनि पहचानना होता है, ध्वनि उच्चारण होता है, शब्दोच्चारण होता है या आपका भाषा विकास में पूर्ण अवस्था होती है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, 16 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या होता है? सभी लोग बताइए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। देखते हैं आप लोग कितना कमेंट करते हैं, बेहतरीन कमेंट करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्या वह थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन है, जड़ है या गिलफोर्ड महोदय जी? सभी बताइए। तो स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रवर्तक कहलाते हैं वह स्पीयरमैन ही कहलाते हैं, और बहुखंड के सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय कहलाते हैं। ये कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अगला, मैस्लो के अविप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत? सभी बताइए। देखिए, मैस्लो का जो अविप्रेरणा सिद्धांत है इसको क्या कहा जाता है? इसको आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आवश्यकता के सिद्धांत में जो अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा के व्यापक रूप से चर्चित होने वाले सिद्धांतों में से एक अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में क्या है कि मनुष्य की कुछ जरूरतें और इच्छाएं हैं जो उसके बर्ताव या आचरण को प्रभावित करती हैं। केवल पूरी ना होने वाली जरूरतें ही व्यवहार को प्रभावित करती हैं, ना कि पूरी हो जाने वाली जरूरत। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में महत्व क्या होता है भैया? वंशानुक्रम का होता है, वंशानुक्रम या वातावरण दोनों का होता है? यानी वंशानुक्रम वातावरण का बालक के विकास में महत्व होता है। विकास की बात करेंगे, वृद्धि में होगा। अगर वृद्धि यहाँ पे दिया जाता तो वृद्धि शब्द जो होता है वह शारीरिक वृद्धि कहलाया जाता है, तो भोजन से संबंधित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बालक का विकास जो होगा, वह विकास की बात करें तो वंशानुक्रम वातावरण। करेक्ट ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है और पाठ्यक्रम निर्माण में इसमें सहायता भी प्रदान करता है। तो शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण विद्या की जानकारी भी देता है और अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की भी जानकारी देता है। और टॉप 20 में से 20वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स का अर्थ क्या होता है? स्वनियमन, स्वनियमन को क्या कहते हैं? सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स। तो अधिगमकर्ता का स्वनियमन जो होता है, इसका अर्थ क्या होगा? आप सभी लोग बताइएगा। इसका अर्थ होता है अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। स्व शब्द मतलब स्वयं से हो जाता है, अपने आप से। स्वनियमन, स्वनियमन अपने ही नियमन के अनुसार, मतलब अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता ही स्वनियमन कहलाती है। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स, सेल्फ रेगुलेशन। यहीं से भी हमारा प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया था। तो ये रहे टॉप 20 प्रश्न। आई होप आप समझ गए होंगे। और मॉक क्वेश्चन भी आपको एक प्रश्न दिया गया है। आई होप आप 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग कमेंट करेंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।